जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपकी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा का बिंदु बना रहे। आज की जो सेशन है हमारा, इसमें हमारा टेस्ट क्रमांक सेकंड है और सेकंड का पार्ट सेकंड है। इसका ऑलरेडी हमने एक पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने आपसे 1 से 50 क्वेश्चन डेप्थ में एनालिसिस किए हैं। ये जो टेस्ट है आपका, ये पॉलिटी पर आधारित है। जी हां, ये टेस्ट आपका पॉलिटी पर आधारित है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ को लेकर के, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर यूपीएससी का एक नया जो ट्रेंड है, कथन कारण वाला जो सेशन है, जो क्वेश्चन आते हैं उस पर सर एक डेप्थ में एक सेशन ले लीजिएगा, एक मैराथन 4-5 घंटे की, और उससे रिलेटेड उसको थोड़ा समझाइएगा। उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको डेप्थ में प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप पूछा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब सो सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तो आ रही है उसको लेकर के, क्योंकि मैं कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने 2024 में जिन्होंने क्या किया था, कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो 2024 में यूपीएससी का मेंस लिखे हैं और 2025 में उनका पीटी नहीं निकला है। मैं कई ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं। उसमें एक रीजन है कि यूपीएससी ने अपने कुछ पैटर्न में परिवर्तन किया है। वह पेयर वाले क्वेश्चन पूछने लगा है कि कितने इसमें सही है, वो क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है। आपसे पूछने लगा है कथन कारण वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछने लगा है। तो कई स्टूडेंट्स इससे परेशान तो हैं, ये बात एकदम सत्य है। तो हम उस पर सेशन लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी टेस्ट सीरीज में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपकी प्रैक्टिस वहां पर भी हो जाएगी, तो आप वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। चलिए समय न गवाते हुए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, जितना हो सके सपोर्ट करो, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि वचन दिया है तो इसको पूर्ण करेंगे। आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने का पूर्ण रूप से हमने दृढ़ संकल्प जब हम ले लेते हैं तो उस पर हम रहते हैं। आपकी पॉलिटी की जो क्लास मैराथन होने वाली है उस पर काम चल रहा है। आपको मैराथन होगी, आपको टेलीग्राम पर वो सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेंटरशिप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप में आपके लिए कई चीजें मिलेंगी, उसमें आपका कोई भी डाउट होता है वो क्लियर होगा, 1-to-1 डिस्कस होगा। आपको जो टेस्ट है वो पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने हैं, क्या क्या चीजों को बेसिकली ध्यान में रखना है, कौन से टॉपिक्स आपको रिवीजन करने हैं, कैसे चैप्टर को पढ़ना है, इत्यादि इत्यादि पर आपसे चर्चा होगी। अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन करें, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप पास करना चाहते हैं और सभी पास करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा तो बेसिकली आपको फिर वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। आइए, कई स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन भी किया है, ठीक है, उनको हम बताते रहते हैं। चलिए आइए देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये पॉलिटी पर टेस्ट है और इसका आपका ये सेकंड पार्ट और अंतिम पार्ट है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि आपसे क्या होता है कि देखो यूपीएससी में होता क्या है, यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर नंबर 1, और जो जीएस पेपर नंबर 1 होता है इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट विद करंट अफेयर, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए अगर आपका गलत होता है तो एवरी इनकरेक्ट के लिए आपका कितना है, इतने मार्क्स आपके काट ले जाते हैं 1/3, ठीक है। तो इसमें आपकी मार्किंग भी है 1/3 की।
तो यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको अपना अनुक्रमांक भरना होता है, फिर अपना पेपर करना स्टार्ट कर दिया होता है। चलो तो फिर समय ना गवाते हुए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये हम जो टेस्ट आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्लियर? आइए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये टेस्ट आपका पॉलिटी पर बेस है। देखिए क्वेश्चन था आपका 51 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर है आपका 51। जूम कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर तरीके से दिखती रहें, विजिबल होती रहे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन आपको कंप्लीटली विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। तो चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन को जरा बताइएगा, इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यह आपसे पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किन समितियों ने सिफारिश की थी। होता क्या है कि जो आपका सेंट्रल और स्टेट, इनके रिलेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इनका रिलेशन जो होता है ये आपको फाइनेंशियली मिलता है और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ये देखने के लिए मिलता है, मतलब कि वित्तीय और प्रशासनिक क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों के संबंध आपको बेसिकली मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ समितियां बनाई गई थी और उन समितियों में, उन कमेटियों में आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी समितियां उससे संबंधित हैं। और यहां पर सही पूछा गया, पहला खुसरो समिति, नंबर 2 राजमन्नार समिति, नंबर 3 एम पुंछी आयोग और चौथे में कह रहे हैं सरकारी आयोग। पूछा गया है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3, डी में कह रहे हैं सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। 51 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं। देखिए यहां पर केंद्र राज्य संबंधों की बात हो रही है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर लें तो चीजें आपकी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? देखो हुआ क्या था कि पुंछी आयोग, ये जो आपका राजमन्नार समिति है, पुंछी आयोग है और सरकारी आयोग, ये खासतौर पर किससे रिलेटेड है, ये आपके केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में इनको जाना जाता है। आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था जो कि 1983 में हुआ था। इसमें सहकारी संघवाद पर बल देने का प्रयास किया गया था। पुंछी आयोग 2007 में गठित किया गया था। राजमन्नार जो था 1969 में इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर खुसरो, जो आपकी खुसरो समिति है, इसका गठन की बात कर लें तो ये आपकी 1989 में गठित की गई थी और इसका उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण ऋणों की समस्याओं का अध्ययन करना। किससे संबंधित था? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो आपकी लोन प्रॉब्लम होती है उसका अध्ययन करने के लिए इसको गठित किया गया था। तो यहां पर ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। अब देखो जैसे ही आपका एक गलत हुआ तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इसमें एलिमेंट मेथड भी आपको यूज करना चाहिए और इन चीजों को आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो लास्ट क्लासेस हुई थी उसमें क्वेश्चन कुछ आपके कट रहे थे, मतलब कि आपको पूर्ण रूप से विजिबल नहीं हो रहा था। मैं, हाँ देखो इस क्लास में भी क्वेश्चन कट रहे हैं। मैं इसको सही कर लेता हूं डियर, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको सही कर लेता हूं। मैं इसको क्या कर लेता हूं, सही कर लेता हूं पहले। 1 सेकेंड रुकिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन इसमें कट रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन आपके कटे। ओके, अब आपको क्वेश्चन कंप्लीटली विजिबल होगा। अब मैं इस इधर से भी देख लेता हूं कि इधर से भी आपका सही है या नहीं। ओके, इधर से भी क्वेश्चन सही है।
और इधर से भी क्वेश्चन आपका सही है। ओके, अब नहीं कट रहा है, अब आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। तो चलो, अच्छा मैं नहीं दिख रहा, लो क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आज की क्लास का सेकंड नंबर। ये आपसे पूछा गया है 52 नंबर का क्वेश्चन है 52 नंबर में। पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था। देखो, जो पंचायती राज की अगर हम बात कर ले, स्थानीय आयोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह आपका लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ के रूप में इसको जाना जाता है। अब यहां पर है आपकी थुंगन समिति, बी में कह रहे हैं अशोक मेहता समिति, सी JVK R राव समिति, और डी में कह रहे हैं LM सिंघवी समिति। बताइएगा कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो, वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसमें से गठन किया गया था वो सबसे पहली थी बलबन राय मेहता कमेटी। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति, सबसे पहले इसका गठन किया गया था, और जो आपका 1958 में इसका गठन हुआ था। लेकिन इन सब की अगर हम बात कर लें तो इन सब में सबसे पहले किया गया था अशोक मेहता कमेटी का। किसका किया गया था? संविधान में आप देखोगे अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था, और यह गठित किया गया था 1977 में, और इसने कई ऐसे रिकमेंडेशन दी थी। वही थुंगन समिति की बात कर लें तो ये जो आपकी थुंगन समिति है इसका गठित किया गया था आपका 1986 में। इसको एक बार नोट डाउन कर लिएगा। 1986 में JVK राव समिति की अगर हम बात कर लें, ये थी आपकी 1985 में, और LM सिंघवी समिति थी आपकी 1988 में। तो इस तरीके से इन सब का गठन किया गया है। आप सभी जानते हैं पंचायत, तो इसका राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हैं पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया, और संविधान के भाग नंबर आपने 9 पढ़ा है, 9 का ए पढ़ा है म्युनिसिपालिटी के बारे में। आर्टिकल 243 से आप ZA फिर वो शुरू हो जाता है। उन सब के अलावा आप संविधान में अगर अनुसूची की बात कर ले तो संविधान में अनुसूची 11 आप पढ़ते हैं, जिसमें 29 विषय इसके बारे में आपको मिलते हैं। म्युनिसिपालिटी पढ़ते हैं तो 28 विषय आपको मिलते हैं, और संविधान की अनुसूची आपकी 12 में उसकी चर्चा मिलती है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन। पूछ रहे हैं आपसे कि भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो भारत में संसदीय कार्यवाही होती है उसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं पहला कि भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं। दूसरा है एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो एक एक करके बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है आपसे जो संसदीय कार्यवाहियों के बारे में। पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर कह रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल की बात यहां पर अटॉर्नी जनरल की यहां पर बात हो रही है, और संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 76 में इनकी चर्चा परिचर्चा की गई है। इनकी नियुक्ति वेतन भत्ते सब डिसाइड करते हैं, इनको हटाना लगाना राष्ट्रपति के अंडर में ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सदन में अगर आप देखोगे ये बात कर सकते हैं, उसमें खासतौर पर अगर कोई कमेटी बनती है तो उसके सदस्य भी ये बन सकते हैं। बोलने का अधिकार इनको है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहां पर कह रहे हैं कि दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक होती है उसमें नहीं हो सकते, ये गलत है। इनको संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होता है, तो पहला यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा है एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। देखो ये भी गलत है, क्योंकि भारत में क्या है, आपको 6 मंथ का समय दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए संसद का सदस्य नहीं है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, मान लीजिए भाग लेना चाहता है, या देश का प्रधानमंत्री उसको बना दिया जाता है और वो लोकसभा राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं होता है,
परंतु भारतीय संविधान में यह प्रावधान कहा गया है कि आप 6 महीने के भीतर भीतर क्या कर सकते हैं, मंत्री का पद धारण कर लीजिए। खासतौर पर सदस्य, मंत्री का पद तो आज आपने धारण कर लिया, लेकिन सदस्य आप 6 महीने के भीतर भीतर या तो निम्न सदन या फिर उच्च सदन की आप ले सकते हैं। तो यहां पर दोनों ही बातें गलत है। और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट पर देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों बातें यहां पर गलत हैं। कितने स्टूडेंट्स का राइट आंसर डी आया था। चलिए, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, तो इनको आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। हाँ देखो, अब जो विद्यार्थी का वो कमेंट आए थे, अब उन कमेंट्स को लेकर के ये क्वेश्चन जरा समझना। अब माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो चलना चाहिए। आप क्वेश्चन को समझना और फिर देखो इसका आंसर देने का प्रयास करना। कैसे करना है आइए उसको समझते हैं। यहां पर आपको कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, मैंने हमेशा से आपको पहले भी लास्ट ईयर भी जब हमने टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस की थी, तब भी आपको ये मेथड सिखाया था, अभी भी सिखाएंगे, कंप्लीटली तरीके से सिखाएंगे। देखो, ये कह रहे हैं कथन एक। देखो जरा याद रखना है, इसमें जो कथन आपका सेकंड होता है, दो जो कथन होता है, एक होता है कथन, एक होता है कारण। याद रखना, ये जो कथन होता है ना, ये डिपेंड होता है आपके कारण पर। ये जो कारण है ना, ये इसका बेस है, ये इसकी नींव है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कथन। तो ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, ये बात सत्य है। मैं एक व्यक्ति हूं, ये बात तो सत्य है। अगर मान लीजिए कथन में मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैंने कथन ये कहा। अब मैं दूसरा इसमें कारण कह रहा हूं, मैं एक व्यक्ति हूं इसलिए मैं टीचर हूं। तो ये आपका कारण भी सही है और कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि टीचर कोई और नहीं होता, व्यक्ति होता है। ठीक है, तो मैं एक टीचर हूं, टीचर किस लिए हूं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं और इसलिए टीचर हूं। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी और इसकी सही व्याख्या भी करेगी। तो ऐसे ही यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो देखो इसको समझते हैं। क्या पूछा आपसे? कथन है आपका, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है। अब वो सिंपल से स्टेटमेंट है, कोई भी मेंबर्स हो सकता है, वो लोकसभा में राज्यसभा में दोनों में आ सकता है। तो उसे 14 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। मतलब कि वो लोकसभा में रहना चाहता है, वो राज्यसभा में रहना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरे में कह रहे हैं आपसे, कथन 2 है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है। अब देखो यहां पर भी क्या है, दोहरी की बात कही है, दोनों सदनों की बात की गई है, यहां पर भी दोनों सदनों की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये इससे मिल तो रहा है, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्चुअली ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सा सही है या फिर नहीं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि जब भी आपको कोई डेटा दे दे, कोई डेट दे दे, तो बस थोड़े से माइंड को खोल करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो राइट आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही इसी में केस हुआ है। ये 14 दिन नहीं है डियर, ये आपका 10 दिन का समय यहां पर दिया जाता है, ना कि 14 दिन का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी हाल ही में 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आपने देखे होंगे, तो 2 सीटों से वो जीत करके आए थे। एक बायनाट की सीट से जीते थे केरल से, और एक रायबरेली उत्तर प्रदेश की सीट से। तो आज जो बायनाट की सीट से हैं वो प्रियंका और यहां से राहुल। ठीक है, तो आपका जो कथन है वो गलत है। क्योंकि क्यों गलत है, यहां पर बात तो सही की गई है, लेकिन 14 दिन नहीं, यहां पर 10 दिन हो जाएगा। हाँ, ये जो अभी कारण है, जो आपका ये कथन सेकंड है, ये सही है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया। चलो तो देखते हैं अब इसका कौन सा सही होगा। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन इजी इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपको 100% पता चल गया है एक तो गलत है। ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। यहां पर भी कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। ये कह रहे हैं पहला सही है, नहीं पहला भी सही नहीं है। तो फिर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यहां पर क्या हो जाएगा, आपका कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सत्य है। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
इंग्लिश मीडियम वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। 55 का, 59 का, 56, 60, 57, 58 एंड 61। क्लियर? चलो आइए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 55 नंबर। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवाइस सुपर कंडक्टिंग टोकामक मतलब कि ईस्ट के बारे में, ईस्ट रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसको ऐसे समझें, जो ईस्ट रिएक्टर है वो किस कंट्री से इसका रिलेशन है आपको बताना है। दक्षिण कोरिया, बी फ्रांस और सी भारत और डी चाइना। बताइएगा, 55 नंबर में आपसे पूछा गया है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस जो आपका सुपर कंडक्टिंग टोकामक है ये किससे रिलेटेड है उसके बारे में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। इस पे देखो कॉमन सेंस, मान लो नहीं पता है और आपको तुक्का लगाना है, फिर रिस्क लेना है, तो ये बात तो आपको पता है फ्रांस तो ये काम नहीं करेगा और भारत भी नहीं कर रहा है अभी। तो अब या तो दक्षिण कोरिया होगा या चाइना। चाइना की तूती इस समय विश्व में बोल रही है ना? तो इसका राइट आंसर ही आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये टोकामेक क्या है? 2000 इसका जो परिचालन था 2006 में। कब स्टार्ट किया था? 2006 में चाइना ने शुरू किया था। और ये एक तरीके से एक कृत्रिम सूर्य ने लगभग 1066 सेकंड तक स्थिर अवस्था में उच्च जो परिसीमा प्लाज्मा परिचालन बनाए रखा। ठीक है, तो ये इसका है। और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान भी पहुंच गया था। तो मैं कहूं एक कृत्रिम सूरज की तरह ये काम करता है। किसका है? चाइना का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बस इसका करेक्ट आंसर देना है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लास्ट क्लासेस में भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट्स ने उसका करेक्ट आंसर दिया है। तो आप मेरी तरफ से एक चॉकलेट लेके खा लेंगे। ओके डियर, चलो जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक सिल्क चॉकलेट मिलेगी। क्लियर? चलो, तो यहां पर आपसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। अब देखो, आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर क्या है? पहली बात तो ये भी आपको कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है, करंट अफेयर ही कंप्लीट नहीं होता। करंट अफेयर है कि जो आपके चारों तरफ चल रही घटना है। और यूपीएससी कभी भी एक बार न्यूज में आ गया वो नहीं पूछता, ये ध्यान रखना। यूपीएससी उसको पूछता है जो लगभग लगातार कंटिन्यूअसली महीने तक बना हुआ है, लगातार कंटिन्यूअसली महीने तक बना हुआ है। आपसे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से बनेगा ही बनेगा। 2000 आप देख लेना, 2026 के प्रीलिम्स में ध्यान रखना, 2026 के यूपीएससी जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनेगा। या तो सुप्रीम कोर्ट की पावर से क्वेश्चन बने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को क्वेश्चन बने, तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये चर्चाओं में कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या है, ताकि तो इस टाइप का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। क्यों है? नेचुरल जस्टिस पर जो निर्णय सुनाया था, एक तो वो भी इसका रीजन है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो जूता फेंकने वाली घटना थी वो भी है। तो कई चीजें इसमें आ रही हैं। पहला, इनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ये भारत के लोक लेखा पर भारित होते हैं। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं। बताओ 56 का राइट आंसर क्या है? चलो एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि वेतन भत्तों के बारे में आपसे पूछा गया। पहले में कह रहे हैं कि इनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखो, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन भत्ते क्या होते हैं? अनुपातिक जो स्थिति, अवकाश, पेंशन आदि के द्वारा निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है? संसद करती है। क्लियर? कौन करता है? संसद। आप देखोगे इस चीज को निर्धारित करती है। ओके, सेकंड में कह रहे हैं न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा उसके किसी भी विशेषाधिकार या फिर अधिकार की कोई अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है।
तो यहां पर परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो ए भी गलत, बी भी गलत। ये भारत के लोक लेखा, देखो भारत के लोक लेखा पब्लिक अकाउंट से नहीं, बल्कि ये भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 266, जिसको भारत की संचित निधि हम कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित निधि पर यह भारित होता है। एक और बात ध्यान रखना, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, कौन होते हैं? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके भी जो आपके भत्ते हैं वो यहां से मिलते, वेतन नहीं, पेंशन जो मिलती है, हाई कोर्ट के जज की जो पेंशन होती है वो यहां से आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी इसमें सही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनखा समिति सभी संबंधित हैं। ए, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से, पंचायत राज सुधारों से, न्यायिक सुधारों से और निर्वाचन सुधारों से। आपने 2 क्वेश्चन तो इस पे कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका है नहीं, बोहरा समिति, तनखा समिति, गोस्वामी समिति। क्लियर? अब या तो आंसर होगा सी या फिर होगा डी। बताओ जल्दी फटाफट इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, जो आपकी दिनेश गोस्वामी समिति है, बोहरा समिति है और आपकी तनखा समिति है, इन सभी का जो संबंध खासतौर पर आपको देखने के लिए मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इलेक्शन कमीशन जो है, आपका निर्वाचन रिफॉर्म से रिलेटेड इसको रखा गया है कि ये किससे रिलेटेड होगा? चुनाव सुधार से इसको संबंधित रखा गया है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में निर्वाचन आयोग से सुधार से संबंधित इसको रखा गया था, और बोहरा समिति ये पूर्व एक भारतीय गृह सचिव एन बोहरा द्वारा अक्टूबर 1993 में, देखो ये जो समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, इसका गठन किया गया था 1990 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। वही जो आपकी बोहरा समिति है ये बनी थी 1993 में। इनके साथ अगर हम देखें तनखा जो समिति थी, इस समिति का गठन किया गया था 2010 में, और इन्होंने इलेक्शन को लेकर के, चुनाव सुधार को लेकर के कई बार रिकमेंडेशन समय समय पर दी है। तो इनका संबंध किससे है? तो आपका किससे है? निर्वाचन से रिलेटेड है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको यहां से भी देखने के लिए मिलेगा और सीखने भी मिलेगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन है आपका 58। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट, मतलब कि GEAPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर भी आपका यहां पर कंप्लीट होगा। पहला, यह परोपकारी संगठनों मतलब कि बहुपक्षीय संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है। इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 4 गीगा टन की कमी लाना है। पूछा गया है कौन सा ये से आपके सही है? केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। चलो आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो है क्या, ये आपका अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन आपका था, संगठन जो बनाया गया, इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस बना था, कब बना था? आपका बना था 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील के तहत, जिसमें इंडिया प्लस फ्रांस के सहयोग से इसका गठन किया गया है। तो देखो यहां पर यह भी सही है, तो उसी की एक संस्था के रूप में आता है जिसको GEAP के रूप में जाना जाता है। आज इसमें 100+ कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत में। भारत में कहां? हरियाणा के गुरुग्राम में। और 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 4 गीगा टन की ये कमी लाएगा। ये बात आपकी सही है, तो दोनों बातें यहां पर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीरता पुरस्कारों मतलब कि आपके जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको देके रखे हुए हैं और तीनों स्टेटमेंट को लेकर के आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला, ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। दूसरे में कह रहे हैं असैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। और तीसरे में कह रहे हैं सभी वरीयता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं।
आइए अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। पूछा गया है आपसे कि कौन सा ये से आपके सही है, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1 2 और 3। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहां पर बात हो रही है वीरता पुरस्कारों के बारे में। किसके बारे में हो रही है? वीरता पुरस्कारों के बारे में। पहला है ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो ये बात आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि ये खासतौर पर जो अवार्ड दिए जाते हैं ये 2 श्रेणी में होते हैं, शत्रु के सामने वीरता और शत्रु के सामने वीरता या फिर अलगता वीरता के रूप में ये आता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आपको दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर आपने देखा होगा सबको मिलते हैं कि नहीं गणतंत्र दिवस पे, तो ये गलत है। रक्षा नहीं, ये राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्र के हैं पति, राष्ट्रपति। असैन्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है, ये गलत है। कई ऐसे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा ये वीरता पुरस्कार लगातार कंटिन्यूअसली मिले हैं। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्र के किसी भी लिंग, व्यक्ति या सैनिक या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों आदि को भी ये मिल जाता है, तो ये भी गलत है। सभी वीरता जो आपके पुरस्कार हैं ये मरणोपरांत ही दिए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये जो दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार जब वो व्यक्ति इस देश और दुनिया को छोड़ के चला जाता है तभी ये वीरता पुरस्कार उसको मिलता है। ऐसा पुरस्कार भी ये देखो भारत में जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है वो व्यक्ति ही नहीं, सोचो जरा, तो बड़ी ही ये दुविधा है। हालांकि उसके सम्मान को याद करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके पहले ही उसको दे दो तो थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स फील होगा जो वो चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 60। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। आइए, मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहां पर क्या है, मंत्रिमंडल जो समिति होती है, कई ऐसी कमेटियां बनाई जाती हैं। ठीक है, अब उन्हीं कमेटियों को लेकर के कुछ आपसे बातें पूछी गई हैं। पहला, ये संविधानेतर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान से इतर, मतलब कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरे में कह रहे हैं सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों और डी ना तो 1 ना ही 2। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चलो देखो ये करके बात करते हैं। यहां पर मंत्रिमंडल कमेटियों के बारे में आपसे क्वेश्चन बना है और पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि ये संविधानेतर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। तो ये बात आपकी सही है कि ये संविधान से इतर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संविधान से इतर, संविधानेतर इसको कहते हैं, तो ये बात सही है। सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता, ये जो आल है ना, सभी यही गलत करवा रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ की अगर हम अध्यक्षता की बात कर ले यहां पर तो कैबिनेट मंत्री भी करते हैं, गृह मंत्री भी आप देखोगे करते हैं, वित्त मंत्री भी, कई ऐसे अध्यक्ष होते हैं जो इसमें क्या है, इसकी अध्यक्षता करते हैं। हाँ, अधिकतम अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता यहां पर, अधिकतम अगर पूछा जाता तो फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाते। तो पहला इसमें सही है, सेकंड इसमें गलत है। ठीक है, चलो तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट्स इट, ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 61, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्राय सुर्खियों में रहने वाला कोकबोरोक भाषा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? कोकबोरोक भाषा, ये भाषा है, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोकबोरोक भाषा। तो लैंग्वेज पर, भाषा पर यूपीएससी अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। आपको याद होगा कि पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा नहीं आती है, ये पूछा गया था। और अभी क्लासिकली लैंग्वेज आपकी नई परिवर्तित हुई है 5, तो उसको भी ध्यान में रखो, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा और डी असम। बताओ 61 का राइट आंसर दो। चलो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो आपकी भाषा है जिसको कहते हैं आप कोकबोरोक, तो ये जो भाषा बोली जाती है ये भारत के पूर्वी स्टेट, खासतौर पर उत्तर पूर्वी स्टेट, ये आपका है
त्रिपुरा किसके साथ में जीरो लाइन लगाता है बाउंड्री? जीरो लाइन, बताइएगा जीरो लाइन सीमा इसकी किस कंट्री के साथ में लगती है, उस कंट्री का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो त्रिपुरा खासतौर पर यहां पर यह भाषा बोली जाती है और यहां पर इसको त्रुपिस के नाम से भी जाना जाता है। 9 जनवरी 1979 को अधिसूचित त्रिपुरा की एक राजभाषा के रूप में से है। कहां की है? एक राजभाषा भी है, ये राजभाषा है ये त्रिपुरा की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पॉज कर लो और करेक्ट आंसर दे दो फटाफट। 62, 66, चलिए 63, 67 एंड 64, 68, 65। क्लियर? नेक्स्ट आइए, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विजिबल तो हो रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर का क्वेश्चन है। ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अक्कुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। एक शब्द यहां पर देख लिया, आपसे पूछा गया है अक्कुडू वृक्ष। एक वृक्ष होता है आंध्र प्रदेश में जिसको खासतौर पर अक्कुडू वृक्ष कहते हैं, इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर आंध्र प्रदेश की झांकी में इस 400 वर्ष पुरानी शिल्प कला को प्रदर्शित किया गया। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस खिलौने का वर्णन किया गया है? तो एक लकड़ी है जिसको बोलते हैं अक्कुडू वृक्ष, और आंध्र प्रदेश के ही जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उन्होंने सरकार भारत में बनवाई है, तो उनकी झांकी तो निकलनी थी। तो पॉलिटिकली भी मुद्दा है ये। ए कोडापल्ली खिलौने, बी निर्मल खिलौने, सी एटिकोपापका खिलौने, और डी में कह रहे हैं आपके तंजावुर गुड़िया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? गुड़िया, गुड़िया राइट आंसर दो, गुड़िया छोटी। चलो देखो, ये जो था इसमें जो खिलौना बनाया गया था वो था आपका एटिकोपाका खिलौने। ये आपके खिलौने बनाए गए थे अक्कुडू जो आपका वृक्ष है। ये ध्यान में आपको रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूर्ण रूप से रहेंगे। और इसके बारे में डिटेल्स यही है कि ये 400 वर्ष पुराना एक वृक्ष है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है? जो राज्य विधानमंडल होता है उसके मेंबर्स होते हैं, तो उनके मेंबर्स को क्या क्या अधिकार, क्या क्या राइट्स दे के रखे हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस राइट्स उनके होते हैं उसके बारे में। ठीक है, विशेषाधिकार। पहला, उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरे में कह रहे हैं वे राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त होते हैं। किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और डी में कह रहे हैं कि राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 63 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। चलो एक एक करके बात करते हैं। संविधान का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, संविधान का एक आर्टिकल आता है 194। इसी में जो आपके सदन हैं, जो आपके सदस्य हैं, उनके विशेष अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखो इसमें सही आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्योंकि उन्हें सत्र के दौरान 40 दिन पहले ही इस बात को बताना होता है, सूचना देनी होती है। और 40 दिन तक पहले, देखो सत्र अगर मान लो चल रहा है, सदन अभी चल रहा है, सदन चर्चाओं में है और चल रहा है, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद
ठीक है, ये पहले है और ये बाद है। किसी भी सांसद को, किसी भी सदस्य को, चाहे वो आपका एमपी हो, चाहे वो आपका एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वो हो, चाहे आपका एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको 40 दिन पहले, 40 दिन तक बाद तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। इतने में तो 80 दिन में ये चीजें निपटा ही लेते। क्लियर? चलो, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 64 नंबर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? किसके बारे में पूछा गया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो आपका है 1951 का, और इसमें आपसे पूछा गया सही नहीं है। ये आपको बेसिकली समझ के रखना है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। अब देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि संसद सदस्यों की अर्हता, मतदाताओं की अर्हता और राजनीतिक दलों का निबंधन, और डी में कह रहे हैं चुनावी अपराध। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? 64। चलिए आइए देख लेते हैं। देखो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि गलत है, नहीं, इसमें से गलत कौन सा है? तो आपका जो बी है ये गलत है, क्योंकि मतदाताओं की जो अर्हता होगी, ये आपका जो बताया गया है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, उसमें इसकी चर्चा की गई है, ना कि 1951। बाकी की ये जो सदस्यों की अर्हता की बात कर ले, राजनीतिक दलों का जो आपका निबंधन होता है, चुनावी अपराध के मामले होते हैं, उसके साथ साथ अगर हम देखें जो भी चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध होते हैं, चुनाव का संचालन और प्रशासनिक मशीनरी होती है, आम चुनावों की अधिसूचना होती है, सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन मतदाताओं की जो अर्हता होती है, जो लिस्ट आती है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत इसको रखा गया है। तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए सी डी सही है, गलत इसमें बी है, तो आपसे गलत ही पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितने प्रस्तावों के पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? अब इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं कि अगर आप निंदा करना चाहते हो तो निंदा प्रस्ताव लेकर के आओ और फिर उस पर कर दो। पहला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, दूसरे में कह रहे हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, और तीसरा है निंदा प्रस्ताव। कोई हो ना हो, एक तो होगा ही होगा। कौन सा? निंदा प्रस्ताव। ये तो होगा ही होगा 100%। अब देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, या तो आंसर ए होगा, बी होगा, या फिर सी, तो डी तो होगा। इन सब के अलावा जो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ये किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित इसको लाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन ध्यान आकर्षण जो आपका प्रस्ताव होता है, ये किसी एक विशेष विषय पर चर्चा को लेकर के, अति महत्वपूर्ण विषय को चर्चा को लेकर के इसको लाया जाता है। इसको पक्ष विपक्ष दोनों ला सकते हैं। जो आपका निंदा प्रस्ताव है, ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, ना कि राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें कितने सही है? 2 इसमें सही है, पहला इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉलिटी का रिवीजन की क्लास लेकर के आ रहे हैं हम मैराथन, जल्दी आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। नगर क्षेत्रीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसके बारे में पूछा गया? जो नगर क्षेत्रीय समितियां होती हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला, यह एक छोटे कस्बे के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है। दूसरे में कह रहे हैं इससे संबंधित राज्य में एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। कौन सा ये से आपके सही है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। नगर क्षेत्रीय समितियां जो बनाई जाती हैं, ये म्युनिसिपालिटी से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, नगर जो क्षेत्रीय समितियां होती हैं, ये छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए गठित इनको आमतौर पर किया जाता है, और इनका जो निकाय होता है वो शहरी स्थानीय निकाय के रूप में रखी जाती है। तो पहला एकदम सही है। इससे संबंधित राज्य में एक सांविधिक निकाय के रूप में भी इसको क्या है, जाना जाता है और स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों बातें इसकी क्या है, सही हो जाएंगी, क्योंकि इसका गठन कार्य और अन्य मंत्रालय मामलों के अधिनियम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और इसे पूर्ण या फिर आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित भी किया जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों इसमें सही है। अब इसमें सही पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। दोनों बातें आपकी यहां पर क्या है, एकदम
सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो हम इसको जूम कम कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है पूर्ण रूप से? अच्छा, बताओ फिर इसका राइट आंसर पढ़ें। विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विधान परिषद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले में कह रहे हैं विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। मतलब कि वो खासतौर पर कहाँ का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। दूसरे में कह रहे हैं धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेज देना होता है। ना भी भेजोगे तो पारित तो समझा ही जाएगा। ठीक है, आपको केवल इतना है, हम दिखा रहे हैं कि देखो ये हम लाए हैं मामला, इसको एक बार देख लो, तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। बिल्कुल सैम, यहाँ पर देखो जो विधान परिषद होती है केंद्र में, अगर हम देखें तो सेंट्रल में संघीय स्तर पर आपकी क्या होती है? राज्यसभा होती है। ठीक है, हालांकि उसकी शक्ति थोड़ी सी डिफरेंट है। विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो ऑफकोर्स ये बात सही है, विधान परिषद का सदस्य बताइएगा ऐसा है कि नहीं बन सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधान परिषद के सदस्य वो आपके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसी भी विभाग के मंत्री बन सकते हैं, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्यों के अंदर वो भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया है कितने सही है। देखो पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विधान परिषद में राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिस पे अभी क्वेश्चन किया था उसमें इसका वर्णन है। तो यहां पर आपका पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो केवल एक यहां पर सही है। तो राइट आंसर केवल एक। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को समझो और इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करो। मैं इतने इसको इरेज कर देता हूं, आपको इसका करेक्ट आंसर दो। राज्य विधान मंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किसके बारे में पूछा गया? मनी बिल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हर जगह पैसा पैसा, मनी मनी। चलो, पहला है यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। वाह। दूसरे में कह रहे हैं राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्निर्वाचन के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ये सही नहीं है? एक, बी दो, सी दोनों, और डी ना तो एक नहीं तो बताइएगा। 68 देखो, राज्य विधानमंडल के बारे में आपसे पूछा गया तो जो कंप्लीट जस्टिस वाला अभी डिसीजन हुआ था 2024 का, याद है? कंप्लीट जस्टिस का 2024 का जो डिसीजन है आपका, आर्टिकल किस में है? कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल आपके 142 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। तो इस पर ही तो सुनाया है कि संविधान का जो आर्टिकल 200 है उसका अधिकार इच्छाधारी नाक की तरह ना कर ले, कोबरा की तरह की कुंडली मार करके बैठ जाए, जो बिल बनाया है विधानमंडल ने उसको पारित ना करे। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडेंस जारी की है, और ये मामला था किसका? तमिलनाडु सरकार का। वहां पे जो आपके राज्यपाल थे वो सत्ताधारी पार्टी के थे जो केंद्र में बैठी हुई है, वहां पे जो है वो विपक्ष दूसरी सरकार है, स्टालिन की सरकार है, गैर बीजेपी शासित वो राज्य है। तो इसलिए वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने कंप्लीट जस्टिस का लेते हुए आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और अपना निर्णय सुनाया, और उसमें कहा कि जो राज्यपाल होते हैं उनको कहा कि आप बाबूजी 1 महीने तक रोक सकते हैं, और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित तो 3 महीने तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और यदि उससे ज्यादा आप रोकना चाहते हैं तो आपको कारण बताना होगा। तो यहां पर अगर हम देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है कि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो ऐसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये गलत है। पहली बात तो जो मनी बिल होता है उस पर करते ही नहीं है, मनी बिल पर ऐसा करते ही नहीं है।
अगर मनी बिल आप पैसा ही नहीं निकालने दोगे तो सरकार कैसे चलेगी, उसकी स्कीम कैसे बनेगी, वगैरह वगैरह। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये बात सही है, उसको वो वापस नहीं कर सकते। तो केवल एक इसमें गलत है, सेकंड वाला इसमें सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर है आपका 69, 71। ये इनके ऑप्शन है, मुझे लगता है 2 ही क्वेश्चन है पूरे एक पेपर में, एक में। अच्छा 4 ही क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन काहे बना रहे हो। चलो आओ फिर, बने हुए क्वेश्चन तो करते हैं। देखो दिख रहा है क्वेश्चन आपको 69। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखो जो राज्यसभा है और जो उपराष्ट्रपति है दोनों में अंतर है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएस 2025 में। इन सब के अलावा जो उपराष्ट्रपति होता है, इसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं, तनख्वाह जो मिलती है, वो उपराष्ट्रपति की नहीं बल्कि सभापति जो होते हैं सदन के, उसके रूप में मिलती है। ठीक है, चलो पहला है संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार होता है। देखो अगर स्वाभाविक है, अगर वो व्यक्ति इस पद पर बैठा हुआ है तो उसको ये राइट्स तो मिलना ही चाहिए। तो पहला यहां पर सही है। दूसरा है कि उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया तो एक वो बाध्यकारी डिसीजन के रूप में जाना जाता है, ये बात सही है। और उस डिसीजन के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। तीसरा है राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं अधिकार नहीं है, बल्कि उसको क्या है, अधिकार है। देखो होता क्या है, अगर हम बात कर ले, देखो यहां पर जो है संविधान का एक आर्टिकल है 79, वो कहता है कि भारत में एक क्या होगी, संसद होगी। इसके 2 ही सदन होंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। संविधान का आर्टिकल 41 और संविधान का आर्टिकल 80। क्लियर। अब यहां पर मान लीजिए लोकसभा से किसी सदस्य को हटाना है तो स्पीकर के पास में यह अधिकार होगा, और यदि मान लीजिए राज्यसभा से हटाना है तो चेयरपर्सन जो भी उस पर बैठे होंगे, ठीक है, उनको ये राइट्स होगा। तो यहां पर आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। पूछा गया है आपसे कितने कथन सही हैं, तो इसमें 20 का राइट आंसर है, केवल 2 इसमें कथन सही है। चलो क्वेश्चन देखो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है। किसी राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक निम्नलिखित पात्रता शर्तों पर विचार करो। किसका सदस्य बनना है, विधानसभा का, राज्य की विधानसभा। मान लो कि आपको महाराष्ट्र की विधानसभा का, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, पंजाब की विधानसभा का, किसी का भी आपको सदस्य बनना है तो कैसे बनोगे। पहला, उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। क्या ऐसी बात यहां पर रखी गई है कि उसको निर्वाचक होना चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यही बस मामला यहां पर आपने चौपट कर दिया है, क्योंकि ये 30 वर्ष नहीं है बाबू भैया, ये कितना है आपका 25 वर्ष के बारे में इसकी चर्चा है। क्लियर। तो सेकंड यहां पर गलत है, पहला इसमें सही है। तो सही आपसे पूछा है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधे आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है 71 नंबर का क्वेश्चन। मैं इरेज कर देता हूं, आप 71 नंबर के क्वेश्चन को टिक करके इसका करेक्ट आंसर दें, बताइएगा। क्वेश्चन कितने नंबर का है, 71। भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए जरा एक एक करके बात करते हैं। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है। दूसरा है कि उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा है उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए
सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को उपयुक्त में से कितने लाभ प्राप्त होंगे? तो देखो अब यहां पर ये बात पूछी जा रही है कि कितने लाभ प्राप्त होते हैं, कितने लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहां पर उसको सभी जो आपको देके रखे हैं ये सभी लाभ उनको प्राप्त होते हैं। तो ये भी सही है, एक भी सही, दो भी सही और तीन भी सही। तो इसमें सभी सही है। कितने लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसमें तो सभी सही है, तीनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसी फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। कॉन्फिडेंस अब आने शुरू हो जाएगा। आपने अगर मेरे साथ 5 भी टेस्ट लगा लिए ना तो मैं कॉन्फिडेंस ला दूंगा आपका। राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व इसमें शामिल है? राज्य विधान मंडल के विशेष अधिकारों की बात यहां पर हो रही है। पहला राज्यपाल, दूसरे में कह रहे हैं विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, राज्य के महाअधिवक्ता। बताना है आपको सही, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। विशेष अधिकार के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के तहत 72 में आपसे पूछा गया है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला ये कह रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल को कोई भी ऐसा विधानमंडल के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि संविधान का एक आर्टिकल है जो मैंने अभी आपको बताया था 200, ये इनको पावर यहां पर ज्यादा दे देता है। तो पहला गलत है। अब देखो जैसे आपका पहला गलत हुआ तो एलिमेंट मेथड इसमें लगाना चाहिए आपने। क्यों? क्योंकि आंसर आपका डी नहीं होगा, आंसर आपका ए नहीं होगा। अब या तो आंसर जो होगा आपका 3 और 4 होगा या फिर आंसर आपका 2, 3, 4, 5 होगा। अब देख लेते हैं। तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनको ऑफकोर्स ये राइट्स देके रखा है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। जो विधानसभा होती है उसके सदस्य, उसको भी ये कुछ विशेष अधिकार आपको मिलते हैं। विधान परिषद के सदस्य और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र में सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही आपका महाअधिवक्ता भी राज्य के अंतर्गत मिलता है। तो 2, 3, 4, 5 ये सभी सही है। एक को छोड़ के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 सी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंग्लिश मीडियम 73, 75, 76, 74 एंड 77। आइए थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, इन्होंने थोड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन बना दिए हैं, कोई बात नहीं है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे तो चीजें बहुत ही आराम से हम कवर कर लेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन, 73 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। 3 स्टेटमेंट है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है। बस आपको ये जांच लेना है आपकी पढ़ाई से ही क्वेश्चन आया है कि बाहर से क्वेश्चन आया है। आपने लक्ष्मीकांत ऐसी ही पढ़ी है जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप बेटर दिस कंडीशन में है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपकी स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है। लेकिन डरना नहीं है, हम मेहनत आपके साथ मिलकर कर रहे हैं और करते रहेंगे तो आपका जो लेवल है उसको लगातार बनाते चलेंगे। पहला स्टेटमेंट है देखो, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जरा बताइएगा ऐसी बात की गई है क्या? बोलो हाँ, क्या ये बात की गई है? तो आप कहोगे जी नहीं, राज्यसभा के अंतर्गत यहां पर कोई सीटें पिटें आरक्षित नहीं की गई हैं खासतौर पर इनको लेके। तो पहला गलत है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। तो देखो जो तीसरा है ये भी आपका गलत है। भाई उसको तो सभी दरबार खुले हुए, वो आरक्षित सीट पर तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन जो जनरल की सीट है, गैर आरक्षित सीट है, उस पर भी वो चुनाव लड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया। किसी विशेष सदस्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए। तो ये बात गलत है। ऐसा कदापि नहीं है कि उस राज्य का निर्वाचक होगा तभी वो चीजें चुन करके आएगा, नहीं, ये नहीं है। तो ये भी गलत है। कितने सही हैं? तो इसमें सभी गलत हैं, कोई भी नहीं, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। चलें आइए क्वेश्चन आपका 74 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग, मतलब कि जो आपका एटॉमिक जो एनर्जी कमीशन है उसके बारे में उसका पुनर्गठन किया है। अब ये जो आपका AEC से संबंधित आपसे पूछा गया, पहला AEC की स्थापना पहली बार 1948 में की गई थी।
परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी। 4 है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। कितने सही है आपको ये बता देना है। 74 नंबर। चलिए आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट सही है कि इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा कि परमाणु ऊर्जा जो विभाग होता है उसमें भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 15 से अधिक नहीं होगी। तो देखो यहां पर भी ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि ये अधिक नहीं होगी। चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि परमाणु ऊर्जा विभाग इस नीति को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। और स्वाभाविक है क्योंकि अब एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है तो यही तो करेगा, कोई और थोड़ा नहीं करेगा इसका काम। तो यहां पर ये सभी चारों सही हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी। चलो इधर आओ, क्वेश्चन देखो 75, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। क्लियर? आओ जरा। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब मुझे बताओ आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये इजी लग रहा होगा क्योंकि अब इतनी बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए ना। देखो यहां पर मैं आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करवाता हूं तो उससे आपकी जो ब्रेन मेमोरी है उसमें चीजें फिट हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं, वो एकदम से क्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है चीजों को, रिकॉल भी कर देता है। रीजन इज दैट कि आप कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली चीजों का आनंद ले रहे हैं। तो राज्यसभा की सीट है तो आपको इसका राइट आंसर देना, मैंने नहीं देना इसका राइट आंसर। राज्यसभा आपने सब पढ़ा है। पहला, संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया है। क्या उनका कार्यकाल निश्चित होता है? दूसरे में कह रहे हैं इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते। तो पूछा गया है कौन सा ये सही है, केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों और डी कोई नहीं। आप ही को इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स में देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट्स में इसका करेक्ट आंसर देंगे 75 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 76, निम्नलिखित मंदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? देखो अनुसूची मैंने आपको बताया है कि जो शेड्यूल 1 है, 1 से लगाकर 12 आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। पहले में वही जो आर्टिकल और भाग 1 में भारत तथा राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या है आपके वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा सीटें, पांचवें में SC/ST जो क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति का, छठे में स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट में ATM 2, सातवें में जो शक्तियों का विभाजन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, आठवें में लैंग्वेज भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जो समय रहते हुए 21वें संविधान संशोधन के तहत, 71वें संविधान संशोधन के तहत और आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया। 10वें दल बदल है, 52वें संविधान संशोधन 1985। इन सब के अलावा आपने ये भी जाना होगा, ये तो है ही है, इन सब के अलावा आपने ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो 11 है उसमें आपका पंचायत है और 13 में 12 के अंतर आपको क्या है बताओ कमेंट्स में ना करने में। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची है। पहला कृषि जो देखो विषय आता है, ये खासतौर पर एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है, विषय है, ये किसके अंतर्गत देखने के मिलेगा? तो पंचायत में कितने हैं? इसमें लगभग 29 विषय आपको देखने के मिलते हैं जिस पर ये कानून बनाता है। तो जो एग्रीकल्चर है ये इसी के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है, क्या कृषि इसमें नहीं आता है? देखो कृषि जिसके अंतर्गत आता है कृषि का विस्तार, तो कृषि आता है, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। विवाह और विवाह विच्छेद की अगर हम बात कर लें, ये जो विवाह विच्छेद की बात कर लें तो ये 7वीं अनुसूची 3 में जो आपकी संवर्ती सूची है इसके अंतर्गत आता है, विवाह और विवाह विच्छेद से रिलेटेड। ये किसमें आता है? संवर्ती सूची। क्लियर? तो 5वां गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है।
अब देखो कहां पर आपका है, वो इसका राइट आंसर होगा। 5 को काट दो बस पहले, तो आंसर ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। क्लियर। चलो लीजिए 77 नंबर का क्वेश्चन। विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकती। विनियोग जो विधेयक आता है, जब बजट पेश किया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद 114 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि समस्त विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तो पहला सही है, ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि इससे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखो यहां पर ये बात गलत है, क्योंकि बजट जो आपके प्रस्ताव होते हैं उसमें चर्चा अनुदानों की मांग को लेकर के सरकार लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है और राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो ये बात गलत है। सही आपसे पूछा गया तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पॉज कर लो और इसका राइट आंसर दो डियर। 78, 81, 79, 82, 80, 83। चलो देखो और हैं आपके थोड़े से क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है? ये करंट अफेयर से संबंधित है। इसका आपको टेस्ट की अगर आप क्लास देखते हैं तो एक पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो। अब जैसे ग्लेन रॉकेट क्या है, तो उसमें क्या होता है, आप लिखो उसमें टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन। कॉपी के फ्रंट पे आपको लिखना चाहिए, जैसे मान लो ये आपका पेपर है, ये पेपर है। अब इस पेपर पे यहां इस सर्किल में आपको लिखना चाहिए टेस्ट एक्सप्लेनेशन, और यहां पर आपको लगे कि करंट में, अच्छा ये ग्लेन रॉकेट क्या है, अब इसके बारे में लिख लो ग्लेन रॉकेट क्या है। तो वहां से चीजें आपकी क्या है, मजबूत होती हैं। फिर आपको टेस्ट नहीं, इस चीज को पढ़ो जो आपने नोट डाउन किया है इस पे, तो इससे चीजें और भी आसान हो जाती हैं। तो बताओ क्या है ग्लेन जो रॉकेट है, ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो ये भी क्या हुआ था, भारत में इसको 16 जनवरी 2025 में अपने विशाल एक रॉकेट की प्रथम परीक्षण की उड़ान भी भर ली है। ये ब्लू ओरिजिन ने इसको किया है। तो क्या है ये, क्या है ये? यह एक आंशिक रूप से पुनर्प्रयोज्य उच्च भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित और संचालित किया है। तो कब इसने किया था? ये 16 जनवरी 2025 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आया था लास्ट ईयर भी, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बहुत भर भर के आया था, आपको याद होगा, हमने कराया ये क्वेश्चन। छावनी बोर्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। किसके में करते हैं? जो आपकी होम मिनिस्ट्री होती है। दूसरे में करें, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पूछा गया है कौन सा ये से सही है? एक केवल दो, बी सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताओ, क्वेश्चन नंबर है 79 और इसका राइट आंसर दो तो जाने। चलो आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो अगर हम बात कर लें, पहला ये गृह मंत्रालय के तहत आते हैं तो ये बात गलत है, बल्कि जब छावनी बोर्ड की बात हो रही है तो छावनी अधिनियम 2016 माफ कीजिएगा 2016 नहीं 2006 के तहत इसको रखा गया। और ये आपके गृह मंत्रालय के तहत नहीं, ये बल्कि जो आपका रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये आते हैं। ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये उसके तहत इसको रखा गया। तो पहला गलत है। दूसरा सही है कि छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑफकोर्स ये बात सही है। तो यहां पर कितने सही हैं? केवल इसमें दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में कितनी में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है?
कौन सी ऐसी कंडीशन है कि उसमें आकर के मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र आवश्यक ही आपको देखने को मिलेगा? पहला, यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है, फिर सरकार को अपना इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो ये बात सही है। और ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है ये कहां पर लाया जाता है ये भी ध्यान रखना है, लोकसभा में ही इसको लाया जाता है। दूसरा है, यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। तीसरा है, यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो ऐसी स्थिति में तीनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। और यहां पर पूछा क्या है, सही आपसे पूछा है, तो सी राइट आंसर। तीनों बातें यहां पर सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। लिखो इस करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन 81 नंबर। पिनाका मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर मतलब कि MBRL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब आपसे यही पूछेगा MBRL किससे संबंधित है, क्या है ये MBRL, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलो देखो, पहला, पिनाका प्रणाली को पहली बार उपयोग कारगिल युद्ध के दौरान किया गया। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। देखो हुआ क्या था, अब पहली इस बात को देखना, सही नहीं पूछा गया है तो ये बात तो सही है क्योंकि कारगिल जो बार लड़ा गया था ये आपका 1999 में लड़ा गया था, है ना। 1999 में ये लड़ा गया था। कई स्टूडेंट्स का बर्थ भी हुआ होगा इस समय 99 में। दूसरा, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर। देखो इसकी जो मारक क्षमता की अगर हम बात कर ले, क्योंकि ये मैक 1 पिनाका जो है आपका मैक 1 है लगभग आपका 38 किलोमीटर, और पिनाका जो आपका मैक 1 है उन्नति ये 60 किलोमीटर। पिनाका जो सेकंड है वो आपका कितना है, ये कह रहे हैं 150, 150 नहीं, ये आपका 90 किलोमीटर तक है बस, ठीक है। तो ये बात गलत है, कितना है 90 किलोमीटर, तो ये गलत है। इसे रक्षा अनुसंधान और बिल्कुल DRDO द्वारा जो आपके डिफेंस रिसर्च, ठीक है, डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है, तो ये बात सही है। पहला सही है, तीसरा सही है। दूसरा इसमें गलत है, पूछा सही नहीं है, तो इसमें केवल एक सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 82। लोक अदालतों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको 5 स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। लोक अदालत पहला है, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा दिया गया, मतलब कि इसको एक सांविधिक दर्जा के रूप में जाना जाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी सही है, क्योंकि 1987 में इसको लाया गया था और इसको दर्जा भी दिया गया, तो पहला सही। दूसरा है, लोक अदालत का जो अधिनिर्णयक बाध्यकारी नहीं होता है, यह एक अपील योग्य होता है, मतलब कि अगर इस पर कोई डिसीजन होता है तो ये बात गलत है। लोक अदालत का जो भी डिसीजन होता है, क्योंकि इसके जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, और इसका जो डिसीजन होता है ना ये बाध्यकारी होता है। कैसा होता है, बाध्यकारी होता है, ये ध्यान में रखना, तो ये गलत है। लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों का शक्ति से अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। पूछा कितने सही है, तो तीसरा भी यहां पर सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, और इसमें यही पूछा गया है कितने आपके सही है, तो 2 इसमें सही है और कितने सही है, कितने सही है, यहां पर आपके 2 सही है, ठीक है, 2 आपके सही है। चलिए मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि ये चीजें स्मूथली चलती रहे, तो मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूं, आप भी थोड़ा पानी वगैरह पी लिए, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। वन सेकेंड रुकिएगा, रिफ्रेश कर देते हैं। मजा आ रहा है, चीजें सब क्लियर हो रही हैं, बताओ।
देखो मेरा जो टारगेट रहता है वो सारी चीजें आपकी क्लियर तरीके से कवर हो जानी चाहिए, मेरे को ये बस रहता है, किसी में भी आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो और आप अपने जहां पहुंचना चाहते हैं स्थान पर वो स्थान आपको मिले, उस स्थान को आप ग्रहण करें, वो पद आपको मिले। आइए क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का क्वेश्चन। ब्लू घोस्ट मिशन, इसको लिखो, ये करंट अफेयर कैसे तैयार होगा, ऐसे ही तैयार होगा आपका। क्या मिशन? ब्लू घोस्ट मिशन। अब आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, आपके ना करंट अफेयर कैसे, अब इसको पढ़ो ना, ये टेस्ट सीरीज में आया है तो ऐसे थोड़ा ही नहीं आया है, तो टेस्ट सीरीज का आप लिखो करंट अफेयर में कैसे लिखना है। एक पेपर ले लो ऐसा 4A साइज का पेपर ले लिया, उस पर डाल दो टेस्ट सीरीज करंट अफेयर एक्सप्लेनेशन, ऐसे डाल दो और बस लिखते चले जाओ, जो जो पॉइंट आपको लगे पॉइंट के रूप में लिख लो। तो ब्लू घोस्ट मिशन क्या है? ब्लू घोस्ट मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है। चंद्रमा की सतह पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। बताओ 83 का राइट आंसर क्या है? चलिए देखो पहले की बात कर लें, ये कह रहे हैं ब्लू घोस्ट जो मिशन है ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ये गलत है। ब्लू घोस्ट जो मिशन है ये आपका जो स्पेस एक्स है, क्या है? जो स्पेस एक्स है और इसका जो फाल्कन है, जो फाल्कन 9 है उसके द्वारा इसको छोड़ा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो अमेरिकी जो आपकी फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन उसका है, जापान की आइस स्पेस कंपनी के तहत इसको लूनर लैंडर भी इसमें लॉन्च किया गया। तो पहला गलत है। दूसरा सही है कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड को पहुंचाना है और वहां से कई चीजों को ये रिसर्च भी करेगा। तो यहां पर दूसरा सही हो जाएगा, पहला इसमें गलत है, तो बी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करो। 84, 87, 85, 88, वेरी लेंथ। क्वेश्चन का देखिए लेंथ कितना है। देन 86, ये क्वेश्चन देखो तुम, 88 नंबर का क्वेश्चन, कितने सारे इसमें, पूरा मुझे लगता है एक पैसेज ही बना दिया, एक पैरा ही लिख दिया। चलो देखो, ये महाकुंभ मेला भी चर्चाओं में रहेगा इस बार, पक्का रहेगा, तो इसको निपटा लो आराम से महाकुंभ मेला को। आइए, महाकुंभ मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछा जा सकता। पहला, महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। देखो एक होता है आपका अर्धकुंभ, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ जो लगता है हर आप देखोगे 12 वर्ष में लगता है और 4 वार क्रम में गंगा और हरिद्वार, ये आपको शिप्रा, उज्जैन, गोदावरी, नासिक, प्रयागराज, यहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। दूसरा है कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को द्वारा, नहीं देखो इसको क्या था 2017 में, कब किया गया था ये 2017 में यूनेस्को की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था ऐतिहासिक धरोहर में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। और पहला एकदम सही है कि जो आपका महाकुंभ मेला होता है, ठीक है, ये 144 वर्षों के बाद आता है और ये केवल और केवल प्रयागराज में ही लगता है। तो अब 144 साल तक तो आप नहीं रोके, है ना। अब आपने गलती कर दी, आपने ही महाकुंभ नहाए। मैं आपके सबके हिस्से का जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं एजुकेशन परिवार के, मैंने सबके लिए डुबकी लगाती उसमें। चलो तो अब आप डुबकी यहाँ पे लगाओ, ये पवित्र नदी है, शिक्षा जो नदी है सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आपका सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो महाकुंभ पर यही क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है आपका, और इन सब के अलावा नासिक में लगता है महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार, और प्रयागराज गंगा यमुना। लेकिन इसमें सबसे जो मान्य है वो आपका गंगा यमुना सरस्वती और संगम पर प्रयागराज में। आइए जरा क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर का क्वेश्चन 85। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर के ऐसा कुछ क्वेश्चन इलेक्शन को लेकर के यूपीपीसीएस 2025 में बनाया और सीक्वेंस में पूछा उसने कि कौन कौन सा आया बताओ, इसको लगाओ सही से। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ से पेपर था, हल्के में ले रहे हो पीसीएस को। आओ क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, इससे अवैध मतों की संभावना समाप्त हो जाती है। दूसरा, इससे मतगणना की प्रक्रिया दुरुस्त हो जाती है। तीसरे में कह रहे हैं इससे छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र की केवल एक सीट की आवश्यकता होती है। पूछा गया है कि कितने पारंपरिक मतपेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम के लाभ हैं। ओके, आपसे क्या पूछा गया है, जो ईवीएम होती है उसके लाभ पूछे गए हैं। तो देखो बड़ा इजी हो जाएगा, लगभग इसमें ईवीएम के सभी ये लाभ आपको देखने के मिलेंगे। भाई देखो होगा क्या, पहला कि इससे जो अवैध मत होते हैं, ठीक है, उसकी संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी, बात सही है, वही तो वोट डालेगा जिसका वोट होगा। इससे मतगणना करने की प्रक्रिया भी दुरुस्त होगी, ये भी बात सही है। यहां पर गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। पहले क्या होता था, पेपर होता था, आपने डाला है, मैंने डाला है वो वोट, आपने तो अब वही डाल रहे होंगे। पहले क्या होता था, देखो पेपर है, पेपर पे निशान है उस पार्टी को जिसको देना है, अब उस पे मोहर होगी, आपको उस पे मोहर लगानी है, फिर पेपर को ये फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड किए, इस तरीके से फोल्ड किए, फिर वहां पर एक बक्सा होता है, फिर उसमें इसको रख देना होता है, अंदर की तरफ पैक कर देना होता है, तो ऐसे होता है। अब तो सीधे जाओ बटन दबा के आओ। इससे छपाई की लागत, बिल्कुल जो कागज यूज होता था उसमें बहुत कागज लगता था, अब इसमें कागज थोड़ा सा एक ही लगता है, वो शीट के अंतर्गत आता है, जो मशीन होती है वीवीपैट जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही है, ये सभी इसके लाभ है ना, तो सभी इसके लाभ हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है। तो परिसीमन आयोग पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, फिर क्वेश्चन आपका आ गया है, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत इसको रखा गया है और ये राष्ट्रपति को शक्ति इसकी मिली हुई है। परिसीमन आयोग का उद्देश्य क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर उस राज्य की गणना करता है और बताता है कि कितने यहाँ से सीटें जानी चाहिए इस राज्य से, और जनसंख्या के आधार पर ही भारत में क्या है सीटें होती हैं लोकसभा के अंतर्गत, तो उस पर ये डिसीजन देता है। अब तक आपका 4 बार हो चुका है, ये ध्यान में रखना है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और उसके बाद 2002 में, ठीक है, फिर उसके बाद 2002 में, जब से अभी तक नहीं किया गया तो 4 बार हुआ है। इसके डिसीजन को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, और बाध्यकारी इसका डिसीजन होता है। चलो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, विधान परिषद से फिर से आपका ये क्या है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी विधान परिषद पर क्वेश्चन कर चुके हैं। बोलो हाँ, कर चुके हैं कि नहीं, आप कर चुके हैं तो आप अब बार बार क्या ही उसमें आना है, आपको बता देना है इसका राइट आंसर कमेंट्स में। विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा ये से सही है। पहला, इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है आपका 87। वर्तमान में 7 राज्यों ने विधान परिषदों का गठन किया है। 7 विधान परिषदों में कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य नहीं होते। राज्यसभा में 12, विधानसभा में भी होते हैं क्या, पहले एक सदस्य होता था, अब नहीं होता है उसमें। तो सी में कह रहे हैं विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है, 1/3 वगैरह। बताओ 87 का राइट आंसर दो तो माने। 87 का करेक्ट आंसर आप ही को देना है। वन थर्ड से तो अधिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो इससे अधिक नहीं होगी, और जो 40 से कम नहीं होगी। अब इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स में देना है, मैंने हिंट्स भी दे दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा अब देखिए, देख रहा है, देख तो रहा होगा, ऑफकोर्स दिख रहा है, इसलिए कर दिए हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा समझना। भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया।
2025 को क्वेश्चन पूछा गया। पहला, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। देखो होता क्या है, यहां पर जो पहली बात की गई है ये कह रहे हैं ना सही नहीं है, तो पहली वाली जो बात है ये एकदम आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अनुसूचित जो SC ST होते हैं उनके लिए उनकी संख्या के अनुपात में तीनों स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संविधान का आर्टिकल 243 का D, तो बात एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को कम से कम 1/3 तिहाई सीटों संबंधित श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ऑफकोर्स ये बात भी सही है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी की सीटों में होता है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा जातियों के आरक्षित सीटों के भीतर भी ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर सेकंड जो है ये गलत है। किसी राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्गों के पक्ष में किसी पंचायत सीट के आरक्षण का कोई प्रावधान कर सकता है। हाँ ये बात सही है, उसको ये बात देके रखी है कि वो प्रावधान यहां पर कर सकता है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर तीसरा भी जो है ये भी सही है आपका, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, सॉरी दूसरा भी सही है डियर। तो उसमें आपको होता है 1/3, यहां पर उनको रिजर्वेशन की बात होती है। तो तीनों सही है, इसमें तो क्या है तीनों सही है और तीनों सही हैं। तो आपसे पूछा गया है गलत, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा D। चलो अब जूम कर देता हूं। 89 नंबर और 92 नंबर का क्वेश्चन, 93 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 which of the following statement is not correct in the context of the progression of the session of parliament। आइए जरा देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आपको ये बात तो सही है कि पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्टेड ना हो, भ्रष्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को तो वो मजबूत करता ही है। और लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है कि लोगों को वोट देने का अधिकार है या नहीं। पहला है संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। बात एकदम सही है कि 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन भारत में अब 6 महीने से अधिक का समय नहीं होगा तो 2 सत्र चलेंगे, भारत में 3 चलते हैं, अनोखी एक प्रक्रिया भारत में है, तो ये बात सही है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, ये बात भी सही है। जब चुनाव आपका घोषित कर दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद में ही ये चीजें होती हैं, क्योंकि आयोग तो सामान्य रूप से औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से 6 सप्ताह पहले ही प्रमुख एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें चुनावों कार्यक्रमों की घोषणा करता है और घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। एक नैतिक ऐसी देखोगे व्यवस्था है ताकि करप्शन को रोका जा सके, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो यहां पर सेकंड भी आपका सही है, तो दोनों सही है, राइट आंसर सी है। चलो देखो क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन। संघ और राज्यों की कराधान शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। अब इसको कहां रखोगे? संविधान का आर्टिकल 280 में रखोगे कि नहीं? फाइनेंस कमीशन, बोलो हाँ। जीएसटी से कनेक्ट करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे सर। आओ तो फिर देखो, संसद के पास अनियन रूप से संवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर कर निर्धारित का अधिकार है। देखो अब है क्या, ऐसी कंडीशन में जो आपकी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को संवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कर निर्धारित का अधिकार दिया गया है, ना कि केवल और केवल आपका संघ को, दोनों को दिया गया है। तो पहला गलत। राज्य विधानसभाओं के पास तीनों सूचियों में से किसी में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए कि विषयों पर कर निर्धारित की सकती है
या नहीं। तो ये बात तो गलत है, वहां पर स्वयं किया गया है। संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं 69 आप पढ़िएगा, 170 आप पढ़िएगा, 79 आप पढ़िएगा, माफ कीजिएगा 279 आप पढ़िएगा, क्योंकि 280 में फाइनेंस कमीशन है, तो ये भी बात गलत है। तो पूछा गया है सही, तो इसमें सब गलत है, दोनों गलत है। सही पूछा है तो कोई भी इसमें सही नहीं है। चलो देखो, एक और बात यहां पर ध्यान रखना, जब भी मामला मान लीजिए उधर से संघ ने कानून बनाया है और एक तरफ से आपका जो कानून बनाया गया है वो आपका राज्य ने बनाया है, तो उस कंडीशन में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको एक और बात ध्यान में रखनी है उस कंडीशन में कि अगर कानून ये बनाते हैं, अगर ये कानून बनाते हैं और दोनों में कोई विवाद हो जाए, तो उस कंडीशन में यहां पर जो संसद होती है उसके ही कानून क्या होंगे, मान्य होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। चलो आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 91 नंबर का क्वेश्चन है, संसद सत्र के शस्त्रावासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है, शस्त्रावासन से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते। सामान्य तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी शस्त्रावासन के लिए अधिसूचना जारी करता है। सी में कह रहे हैं, लंबित नोटिस और उन नोटिसों के अलावा जो विधेयक पेश करने से संबंधित होते हैं शस्त्रावासन पर व्याप्तगत हो जाते हैं। डी में कह रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का शस्त्रावासन कर सकता है। बताओ इसका सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है 91 में। चलिए देखिए, यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी इसका राइट आंसर है कि सामान्य तौर पर जो सदन का पीठासीन अधिकारी शस्त्रावासन के लिए अधिसूचित जारी करता है, नहीं, इसको जारी करने का जो राइट्स दे के रखा है वो आपके राष्ट्रपति को है। राष्ट्र के जो पति होते हैं उनको कहा जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है, तो सही नहीं है। ए और सी और डी यहां पर सही है, बी यहां पर गलत है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 107(3) में संसद के लंबित कोई विधेयक शस्त्र दोनों सदनों के शस्त्रावासन के कारण व्याप्तगत नहीं होता है। संविधान का आर्टिकल 107(3) कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, मैं जूम कर देता हूं। बानवे नंबर, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा। बी में है, नाम निर्दिष्ट सांसदों द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा, या कोई नहीं। बताओ 92 में का राइट आंसर बोलो। हाँ, क्लियर 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 बोलो हाँ। देखो यहां पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों द्वारा ही क्या आता है, लोकसभा के अंतर्गत जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को चुनाव उनका किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। इजी और पीजी ये क्वेश्चन था, इससे इजी क्या होगा बताओ। चलो, हम और आप चुनकर भेजते हो कि नहीं सांसद को, बोलो हाँ। आपकी लोकसभा विधानसभा की सीट से सांसद साहब लड़ते हैं कि नहीं इलेक्शन, जिस भी पार्टी के हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, पहला, नियुक्ति के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं, संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है। बताओ इसमें से राइट आंसर क्या है। चलो अब देखते हैं। पहला है आपका कि केंद्र मंत्री अगर बनता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो उसको क्या है, संसद का सदस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसके पास समय होता है 6 मंथ का। कितने मंथ का, 6 मंथ का समय होता है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सदस्यता को निर्धारित करना होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, संविधान में केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये बात सही है। संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान का एक आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 74 के बारे में कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तो है, राष्ट्रपति को ये जो आपकी मंत्रिमंडल होगी, ये जो आपके मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री, ये राष्ट्रपति को सजेस्ट करेंगे संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत, और इनके ही अनुकूल क्या करेगा, राष्ट्रपति अपनी कार्रवाई करेगा। तो सेकंड यहां पर सही है, पहला यहां पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर दो इसका। राज्य विधान परिषद के
सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। राज्य विधान परिषद, बहुत बार विधान परिषद से क्वेश्चन आ गया है डियर। पहला है कुल सदस्यों का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य में रह रहे हैं। तीसरे में कह रहे हैं 1/3 सदस्य उस विशेष राज्य के लोकसभा सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सही है ये आपको बताना है। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है ये स्थानीय निकायों से चुन करके आते हैं, तो ये गलत है। जबकि स्थानीय निकायों से जो चुन करके आते सदस्य हैं वो 1/6 नहीं होते हैं, वो आपके 1/3 होते हैं, तो ये गलत हो गया। कुल सदस्य आपका जो कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा, देखो 12वां नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि 1/12 सदस्यों को राज्य कर रहे हैं, ऐसे 3 वर्षों के स्नातक कम से कम होना चाहिए उसको, है ना। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, 12वां हिस्सा। राज्य में रह रहे हो ऐसी बात नहीं है, तो ये गलत है। 1/3 सदस्यों को विशेष ना, ये भी बात गलत है आपकी, थर्ड भी स्टेटमेंट आपका गलत है। 1/3 सदस्य खासतौर पर राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तीनों बातें ही आपकी देखने के लिए मिलेंगी रॉन्ग, मतलब कि गलत। चलो जब तीनों बातें गलत हैं तो देख लेते हैं उतना आपका कितने सही है इसमें। तो कितने सही है, कोई भी इसमें सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 95 और क्वेश्चन नंबर आपका 98, 98, 96, 99 और 97 और 100। आप इसका राइट आंसर कमेंट में देंगे। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 95 देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये कह रहे हैं आपसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित सभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो राज्यसभा है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, अब ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्ष संविधान द्वारा अधिदेशित है, मतलब कि संविधान ऐसा बताता है। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अलंग भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। 26 जनवरी 2020 से इसको लागू किया गया था। होता क्या था, लोकसभा के अंतर्गत लोकसभा में 2 सदस्य होते थे और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें 1 सदस्य चुना जाता था। ठीक है, तो अब ये क्या है, समाप्त कर दिए गए। तो बताओ 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो देखो यहां पर क्या है, ये 105वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, बल्कि 104वें संविधान संशोधन था। ठीक है, और 2019 में ही ये किया गया था। तो पहला सही है और दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो सही पूछा है इसमें, तो केवल एक इसमें सही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता या अर्हताएं होनी चाहिए। मतलब कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। देखो कोई भी ऐसा एज का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं रखा गया है कि एज क्या होनी चाहिए, तो ये बात आपकी गलत है, पहले ही गलत हो गया। अब देखो इसमें एलिमेंट मेथड देखते हैं लग जाएगा क्या, बिल्कुल लग गया है। जब आपको पता है कि आपका पहला गलत है तो ए जहां जहां एक है उसको काट दो, राइट आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, एक से ही पता चल गया। दूसरे में कह रहे हैं कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा आपका है कि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी होना चाहिए। तो 5 वर्ष तक या तो वो जजेस रहे हों या फिर उसके साथ साथ 10 वर्ष तक वो एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत इस पर चर्चा कर दी है। पॉलिटी के क्वेश्चन अब आपसे गलत भी नहीं होंगे, मैंने इतना आपको इस पेपर के माध्यम से डिस्कस कर दिया।
तो 93 में इनके बारे में चर्चा की गई है। सदन की कार्रवाई में क्या होगा, मनी बिल है कि नहीं, अंतिम डिसीजन ले देते हैं, कौन सदस्य दल के तहत आता है, यही इनका डिसीजन होता है। उसके साथ साथ जब ज्वाइंट सिटिंग आता है, संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलवाते हैं, तो उसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन भी यही होते हैं। तो यहीं पे पूछा गया। और यदि मतदान की स्थिति हो और बराबर बैलेंस में हो तो ये अपना मत के तहत ही चीजों को बैलेंस कर देते हैं। अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते नए अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता है। देखो, ये पहली बात तो एकदम से पद अपना रिक्त कदापि नहीं करते हैं, है ना। जब तक यहां पर दूसरा सदस्य नहीं चुन करके आ जाएगा तब तक नहीं करते हैं, तो पहला गलत है। वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है। तो यहां पर सेकंड वाला भी गलत है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख निर्धारित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है। पूछा गया है सही, तो इसमें कोई भी नहीं है सही, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 98 नंबर, 98 नंबर का क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आपको देना। देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। म्युनिसिपालिटी से क्वेश्चन आ गया है। पहला, नगर निगम गठन बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि के प्रशासन के लिए किया जाता है। बात एकदम सही है। जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनके लिए ही उनके प्रशासन को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए किया जाता है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और चेन्नई है। दूसरा है, राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अब देखो राज्य की स्थिति पृथक पृथक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये एकदम गलत है। नगर निगमों में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है आपसे, कितने सही हैं? तो इसमें केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। आज की क्लास का है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि 99 क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। पहले में कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार होता है। देखो, जैसे केंद्र में अगर हम देखें, जो विभागों का आवंटन करता है गवर्नर, माफ कीजिएगा कि राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री इस बात को डिसाइड करते हैं और फिर राज्यपाल के तहत उनके विभागों को आवंटन कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनको ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। तो बात एकदम सही है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब उसका अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। सरकार नहीं, मंत्री फिर दूसरी बनती है, फिर उसके तहत चीजें होती हैं, क्योंकि वो चुन लेते हैं कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना। क्वेश्चन है आपका 100वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 2 स्टेटमेंट है। पहला, इन समितियों द्वारा किए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं, केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य बनने के अर्हत होते हैं। सही आपसे पूछा है, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा इसका राइट आंसर। देखो, जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्लियर? क्या करना है? आपको कमेंट्स करना है। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपका, वह भी आप क्या करेंगे, आराम से पूछेंगे, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, तो बोलते रहो कम से कम। नहीं बोलोगे हाँ? बोलो हाँ, बोलो हाँ सर जी, हाँ बोलो। अब क्या बुलवाओगे हमसे? हाँ कह तो रहे हैं। कहना क्या है, आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, और तो कुछ नहीं कहना है हमको। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, ओके, माइंड में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर देंगे।
या फिर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बता देंगे, हम तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। क्लियर? तो आज की क्लासेस में इतना ही, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको सेशन अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो, स्टेटस लगा लिया करो एक दो, है ना, बता दिया करो स्टोरी पर कि देखो इधर भी क्लास चल रही है फ्री में और निःशुल्क में, अच्छे से सारी चीजें समझा दी जाती हैं। एक बार बस ले आओ किसी को भी, फिर मैं अपने आप जोड़ लूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेस्ट होता है आपका सेकंड कंप्लीट, कल आपका थर्ड टेस्ट होगा, तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।